दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं स्पेशल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द्वितीयक वितरण किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा किया जाता है। एक फेज 4 वायर सिस्टम, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 फेज 2 वायर सिस्टम, 2 फेज 4 वायर सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी सही है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। क्लियर। आइए देखते हैं कैसे। जब हम 4 वायर की यूज करते हैं, 3 फेज 4 वायर, ध्यान दीजिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। आर वाई बी और एन। जब हमें सिंगल फेज यूज करना हो तो एक फेज और एक न्यूट्रल यूज कर लेंगे। तो इसमें जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 230 वोल्टेज। कितना मिलेगा? 230 वोल्टेज, यानी कि सिंगल फेज। और इसी से हम पावर सप्लाई भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर हमें चलाना हो तो ये हम आर, वाई और वी तीनों फेज यूज करके आसानी से चला सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो द्वितीयक वितरण होता है वो 3 फेज 4 वायर सिस्टम में किया जाए, जिससे हम पावर सप्लाई और लाइट फैन दोनों आसानी से यूज कर सकें। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्राथमिक वितरण की। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 फेज 3 वायर होता है। प्राथमिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 फेज 3 वायर होता है, क्योंकि इसके बीच में कहीं कोई उपभोक्ता और किसी के द्वारा सप्लाई यूज नहीं की जाती है। ये सप्लाई आती है 11 kV और ये किसी ट्रांसफार्मर में इनपुट होती है और यहाँ आउटपुट में 440 वोल्टेज आउटपुट होता है। क्लियर। तो जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 फेज 3 वायर का होता है। जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 फेज 4 वायर के लिए होता है, क्योंकि हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। क्लियर। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में रोटर या मोटर की गति किसके द्वारा दी जाती है। अब मोटर की गति चाहिए, मोटर यानी कि रोटर की गति। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये है आपका रोटर। क्या है? रोटर। और ये है आपका स्टेटर। क्या है ये? स्टेटर। इसमें की हुई है 3 फेज वाइंडिंग। इसको जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो रोटेटिंग प्रकार का होता है। कैसा होता है? रोटेटिंग प्रकार का, जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। इसको बोलते हैं काल्पनिक स्पीड। क्लियर। जिसकी वजह से ये रोटर घूमता है, मूव करता है। इसको बोलते हैं एनआर। क्या बोलते हैं? एनआर, रोटर स्पीड। क्लियर। अब एनएस और एनआर में जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं स्लिप। स्लिप किसको बोलेंगे? एनएस माइनस एनआर। तो ये जो अंतर आएगा इसी को स्लिप बोला जाता है। तो ये पूछ रहे हैं सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड और स्लिप में संबंध क्या है। तो हम जानेंगे कि जो रोटर स्पीड होता है वो सिंक्रोनस स्पीड 1 - s के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। एनआर बराबर एनएस इंटू 1 - s। क्लियर। तो सारे टर्म समझ में आ गए ना। जो सिंक्रोनस स्पीड होता है ये काल्पनिक स्पीड होती है, रोटर की जो स्पीड होती है ये वास्तविक स्पीड है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसी को स्लिप बोला जाता है। क्लियर। और स्लिप मैक्सिमम 1 होता है। बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर
उस आपूर्ति से संचालित है जिसकी आवृत्ति 50 Hz है। विरामावस्था में रोटर धारा की आवृत्ति क्या होगी? विरामावस्था यानी कि स्थिर है, स्थिर के कंडीशन में NR होगा 0। जो रोटर की स्पीड होगी वो क्या होगी? 0। क्लियर। और स्लिप होता है, स्लिप बराबर होगा, एक फार्मूला होता है NS माइनस NR बटा NS। तो यहाँ देखेंगे NR है 0, क्या है 0, तो NS NS तक के 1 हो जाएगा। तो स्लिप का मान क्या आ गया आपका 1। स्टैंड कंडीशन में विरामावस्था में स्लिप का मान क्या होगा 1। अब ये कह रहा है रोटर धारा की आवृत्ति, एक संबंध होता है रोटर धारा की आवृत्ति बराबर FR बराबर S गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है 50 और स्लिप क्या है 1, तो 1 गुणे 50। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो जाएगा अपना FR क्या हो जाएगा 50 Hz। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 50 हर्ट्ज। क्लियर। लेकिन यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला? यदि मोटर आपका स्थिर है, मोटर स्थिर है तो उस समय स्लिप का मान 1 होगा, और जो रोटर धारा की आवृत्ति होगी वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। ये जब विरामावस्था में होगा तब। क्लियर। किस कंडीशन में? विरामावस्था में। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, और एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन, कई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से होगा। ये मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिरोधकता समानुपाते चालकता समानुपाते ओम मीटर क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं जो प्रतिरोधकता होता है रो, क्या होता है रो, रो का मान होता है आपका RA अपान L। क्लियर। तो यहां से जो मात्रक होगा ओम मीटर स्क्वायर अपान मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या आएगा ओम मीटर आएगा। क्लियर। तो ये ओम मीटर दे रहा है प्रतिरोधकता का मात्रक। तो चालकता का मात्रक क्या होगा? चालकता होता है सिग्मा बराबर 1/ρ। क्लियर। प्रतिरोधकता चालकता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहां से मिलेगा 1/ओम मीटर। तो 1/ओम को हम लिख सकते हैं साइमन। क्या लिख सकते हैं? साइमन प्रति मीटर। तो ऑप्शन नंबर साइमन प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर ना। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, और चालकता का मात्रक यानी कि सिग्मा, तो सिग्मा 1/ρ होता है, तो यहां साइमन प्रति मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो इस तरीके से डेरिवेशन, जिससे आपका कंफ्यूजन एग्जाम हॉल में ना हो। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि एग्जाम हॉल में आपको डायरेक्ट टिक करना है आंसर, वहां अगर टाइम लगेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन सिलेक्शन पक्का नहीं होगा अगर एग्जाम में आपको टाइम लगा। क्लियर। तो इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करिए, आप घर पे ही प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट के साथ एकदम PhD कर डालिए हर एक क्वेश्चन पे। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको PhD करने से बचना है, क्योंकि वो क्वेश्चन खुद कहता है कि आपसे लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। अगर उस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं प्रैक्टिस सेट में, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से एग्जाम हॉल में अपने टाइम को बर्बाद ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, घर पर करें। क्लियर। और साथ में टाइम को ध्यान में रखते हुए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तापमान में वृद्धि के साथ यदि तापमान का मान बढ़ाया जा रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रतिरोध में कमी हो जाती है, मिश्र धातुओं के प्रतिरोध में कमी हो जाती है,
धातुओं के प्रतिरोध में कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है। तो अब हम तापमान को बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध है वो कम होना चाहिए, लेकिन ये किसके लिए? ये तापमान में वृद्धि के साथ क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। इलेक्ट्रोलाइट का अगर तापमान बढ़ाएं तो उसका प्रतिरोध का मान कम होगा। तो ऐसा संभव आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर? ऑप्शन नंबर 1 सही है। इलेक्ट्रोलाइट का अगर तापमान बढ़ाएं तो प्रतिरोध में कमी हो जाएगी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। 240 वोल्ट डीसी शंट मोटर कुल 15 एम्पीयर की धारा लेता है। शंट फील्ड का वाइंडिंग का प्रतिरोध 150 ओम और आर्मेचर का 0.2 ओम है। तो आर्मेचर धारा कितनी लेगी? ध्यान दीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से ये शंट वाइंडिंग है और ये आर्मेचर वाइंडिंग या आर्मेचर है, और यहां से ये सप्लाई जोड़ा जा रहा है। सप्लाई इसको दिया जा रहा है कितना? 240 वोल्ट। क्लियर? और इसका प्रतिरोध है 0.2 और इसका प्रतिरोध है 150 ओम। क्लियर? यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 15 एम्पीयर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि यहां पे 15 एम्पीयर फ्लो हो रहा है तो आर्मेचर में कुछ जाएगा और कुछ शंट फील्ड में जाएगा। तो अब देखेंगे शंट फील्ड सप्लाई वोल्टेज के समानांतर में है, तो यहां से ISH जो निकालेंगे हम, ISH बराबर V/RSH होगा कि नहीं होगा? V/RSH। तो यहां से हल करें तो हल करने के में हमें आएगा तो V का मान कितना है? 240/150। क्लियर? तो 0 से 0 कट गया, 15 करने में 15 और 15 छक्का 90। तो शंट फील्ड में जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 1.6 एम्पियर। कितना जा रहा है? 1.6 एम्पियर। टोटल है 15 एम्पियर। अब आर्मेचर करंट पूछ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है? आर्मेचर करंट। तो ध्यान देना है, आर्मेचर करंट किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार यदि 15 एम्पियर जा रहा है तो एक सर्किट में 1.6 एम्पियर जा रहा है, तो आर्मेचर में कितना आएगा? ये आएगा 13.4, क्योंकि 15 में से 1.6 कम करेंगे तो आपको मिलेगा 13.4। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक लगेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 50 HZ की आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा का धारिता प्रतिघात 10 ओम है। यदि आवृत्ति बढ़ाकर 100 ओम कर दिया 100 HZ कर दी जाए तो धारिता प्रतिघात हो जाएगा। हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है XL समानुपाते 1/F होता है, अभी इसके पिछले वीडियो में बताया गया है। तो यहां से XL1/XL2 बराबर अपोजिट है, तो F2/F1 होगा। अब यहाँ पे अगर मान हम रखें, ध्यान दीजिएगा, XL1 कितना है? 10, XL2 ज्ञात करना है, बराबर F2 का मान है 100, F1 का मान है 50। तो 50 से कटेगा ये आ जाएगा 2 और ये 2 से कटेगा आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5। तो XL2 का मान जो आएगा वो 5 ओम आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर? क्योंकि ये देखिए अपोजिट है, अगर दोगुना कर दिया जाए फ्रीक्वेंसी तो जो प्रतिघात है वो आधा हो जाएगा। तो 10 था तो 5 हो गया। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। किसी ट्रांसफार्मर की लौह हानि यानी कि आयरन लॉस व्यंजक द्वारा ज्ञात की जाती है।
लौह हानि बराबर हिस्टेरेसिस हानि बटा भंवर धारा हानि। लौह हानि बराबर हिस्टेरेसिस हानि प्लस भंवर धारा हानि। लौह हानि बराबर हिस्टेरेसिस हानि गुणे भंवर धारा हानि। लौह हानि बराबर हिस्टेरेसिस हानि माइनस भंवर धारा हानि। तो लौह हानि जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस और एक होता है एडी करंट लॉस। ये दोनों का योग होता है लौह हानि। क्लियर? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर? और ये लौह हानि जो है ये इसका जो परीक्षण किया जाता है ये वोल्टेज रेटिंग का किया जाता है। किसका किया जाता है? वोल्टेज रेटिंग का किया जाता है। और ये ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। कौन सा? ओपन सर्किट टेस्ट। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सर्किट ब्रेकर में आर्क के प्रतिरोध को किसके द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है? सर्किट ब्रेकर में आर्क के प्रतिरोध को किसके द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता? आर्क की लंबाई बढ़ाना, आर्क की पाउडर से कोल्डिंग, आर्क को ठंडा करना, आर्क के क्रॉस सेक्शन को कम करना। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि आर समानुपाते एल बाई ए होता है। एल बाई ए होता है। तो लंबाई बढ़ाने से बढ़ा सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करने से बढ़ा सकते हैं। आर्क को ठंडा करना, यहाँ पे मतलब है अगर हम टेम्परेचर घटाते हैं तो भी रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये आता है एनटीसी में। किसमें आता है? एनटीसी में। क्लियर? तो बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसी के द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता, आर्क की पाउडर से कोटिंग। ये कोई मतलब नहीं है। यह ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन के अनुसार सही है। क्लियर? इस तरीके से जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तब तक क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में सही नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि एमटीसी के साथ जुड़िए, क्योंकि ये रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट मिला हुआ है एमटीसी से, आप देख रहे होंगे। आप पीछे जाके वीडियो देखिए कितने रिजल्ट दिए हैं। यूपीपीसीएल में तो बंच में हुए हैं लोग सिलेक्शन। 8 लोगों का क्लास में 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ यूपीपीसीएल में। तो इस तरीके से एमटीसी के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है, तैयारी कराई जाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का उपयोग किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन गलत होता है ये। अब 3 फेज की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर, तो 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में जो डायोडों की संख्या होती है वो 6 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन अब देखेंगे अगर डायोडों की संख्या और रेक्टिफायर, अगर हाफ वेव की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, हाफ वेव, हाफ में 1 डायोड, फुल वेव में 2 डायोड, ब्रिज में, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड और 3 फेज रेक्टिफायर में 6 डायोड। क्लियर? तो यहां से इस क्वेश्चन को क्लियर करिएगा, क्योंकि यहां से जितने ब्रिज रेक्टिफायर हैं, रेक्टिफायर सर्किट है, सब में डायोडों की संख्या हाफ में 1, फुल में 2, ब्रिज में 4 और 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में 6 डायोड की आवश्यकता होती है। क्लियर? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। अगर आप पहली बार वीडियो को देख पा रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे और आप वीडियो को देखकर सिलेक्शन आसानी से लें। थैंक यू, धन्यवाद।